हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का यानी कि 4 दिसंबर का, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन रहेगी जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए आज का सबसे पहले हम डे देख लेते हैं कि डे कौन सा सेलिब्रेट किया जा रहा है आज। इंडियन नेवी डे। इंडियन नेवी डे जो है 4 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल जो सेलिब्रेट किया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50th एनिवर्सरी जो है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं किसकी, जब 1971 की जो वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बिटवीन बांग्लादेश के लिए, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग ये जो है एनिवर्सरी 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है, जिसको स्वर्णिम विजय वर्ष के नाम से भी जाना जा रहा है, ठीक है। तो 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। और साथ ही साथ ऑपरेशन ट्रीडेंट भी चलाया गया था ड्यूरिंग अगेंस्ट, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट ड्यूरिंग इंडो पाकिस्तान जब वॉर हुई थी 1971 में, ठीक है। तो पाक जो वेसल्स थी, पाकिस्तान की जो वेसल्स थी इंक्लूडिंग PNS खैबर जो थी, ठीक है। तो ये लिख लीजिए आप लोग। तो उसके तहत हज़ारों नहीं, हम हंड्रेड्स बोल सकते हैं, 100 जो थे पाकिस्तान नेवी के पर्सनल्स थे, उनकी जान गई थी, ठीक है। तो उनको मार गिराया गया था हमारी इंडियन नेवी के द्वारा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इंडियन नेवी डे जो है ये हर साल 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है और आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिए। ओके, नेक्स्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये फिश की स्पीसीज है जिसका नाम है काईहाइतेसुका सैचीकैरम, ठीक है। तो काफ़ी डिफरेंट सा नाम है। तो रिसेंटली ही इंडियन इंटरनेशनल जो टीम के रिसर्चर्स हैं, तो उनके द्वारा डिस्कवर की गई है न्यू मैरीन रेप्टाइल जिसका नाम है काईहाइतेसुका सैचीकैरम, ठीक है। तो ये नाम थोड़ा अटपटा सा है, तो ठीक है, तो याद रखिएगा। क्लियर। तो काईहाइतेसुका जो है इसको ट्रांसलेट किया जाता है वांट टू कट विद अनदर, जो अदर समथिंग शार्प, यानी कि ये काफ़ी जो शार्प चीज़ है, ठीक है, उसको शार्प, इसकी जो नोज़ है, ठीक है, तो ये कट कर सकती है उससे, ठीक है। तो इंडिजीनियस जो लैंग्वेज है फ्रॉम रीजनल, स्पेशली जो सेंट्रल कंबोडिया है, वहाँ इसको इसके नाम से जाना जाता है। स्पेशली वहाँ की जो फॉइजल पाई जाती है, ठीक है, उसका नाम काईहाइतेसुका सैचीकरम है, जो कोलंबिया में पाई जाती है, ठीक है। तो उसी के नाम से इसका नाम रखा गया है। तो ये नाम जो दिया गया है एंशिएंट माइस्का कल्चर जो है उसी के नाम से निकला है। ये स्पीसीज जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग स्पेशली जो अर्ली क्रिकेटियस जो पीरियड था, ठीक है, उस टाइम में इस स्पीसीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। अर्ली जो क्रिकेटियस जो टाइम है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ठीक है, मेसोलिथिक जो टाइम था ये वाला आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्लेसेंटल मैमल्स पाए जाते थे, ठीक है। एज ऑफ रेप्टाइल्स की यहाँ पे बात की जाती है, ठीक है। यहाँ पे जुरासिक, ट्रियासिक, ठीक है। जुरासिक में आपको डायनासोर एंड उनकी जो प्रजातियां थी वो पाई जाती थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ये पीरियड था मीजोजोइक पीरियड, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये मैं इसका जो PDF है ये पूरा टेबल जो है ये टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी, ताकि आपको सही तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इस स्पीसीज़ का नाम जो है ये याद रखिएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड जो कोस्ट लिविंग रैंकिंग अभी तैयार की गई है, यानी कि कौन सी सिटी जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो ये बात जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपेंसिव सिटी के बारे में जान लेते हैं कि रहना काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हैं महंगा है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे। तो रिसेंटली ही वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट जो है ये अभी रिलीज़ की गई है। तो उसके तहत बोला गया है कि जो इज़राइल की कैपिटल है, स्पेशली जो तल अवीव, ठीक है, तल अवीव जो है इसको वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी का दर्जा दिया गया है, कि यानी कि सबसे महंगी सिटी है वर्ल्ड की, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टेबल में भी तल अवीव जो है इजराइल की सिटी है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, रैंक फर्स्ट आया है इसका। उसके बाद पेरिस, ठीक है, फ्रांस की ये कैपिटल है, तो रैंक सेकंड है। सिंगापुर, ये भी रैंक सेकंड आया है इसका। तो हांगकांग जो है यानी कि चाइना की जो सिटी है, ठीक है, हांगकांग चाइना का ही पार्ट माना जाता है, तो इसका 5th रैंक आया है। उसके बाद अगर देखें कोपेनहेगन डेनमार्क, ठीक है, तो इसका रैंक आया है कितना, 8। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या जानकारी है। रिपोर्ट जो है कंपाइल्ड किसके द्वारा की गई है, इकोनॉमिस्ट जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसके द्वारा कंपाइल की गई है, यानी कि रिलीज़ की गई और बनाई गई है रिपोर्ट। मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी जो है वो इजराइल की सिटी है तल अवीव, इसके द्वारा टॉप किया गया है, और फर्स्ट टाइम ये टॉप किया गया है इसके द्वारा, और ओवरटेक किया गया है पेरिस को, ठीक है।
तो सेकंड प्लेस पे रहा पेरिस, ठीक है, उसके बाद सिंगापुर। क्लियर, पेरिस एंड सिंगापुर जो है इसको सेकंड रैंक मिला है दोनों को। उसके बाद ज़ूरिच एंड हांगकांग, न्यूयॉर्क जो है 6th पोजीशन पे रहा और जिनेवा जो है वो 7th पोजीशन पे रहा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। उसके बावजूद अगर बात करें कि इंडियन सिनेरियो क्या रहा, इंडिया की बात करें, अहमदाबाद गुजरात जो है ये टॉप 10 चीपेस्ट सिटी में रखा गया है इसको सर्वे के दौरान। ठीक है, सर्वे में इसको टॉप 10 चीपेस्ट यानी कि सबसे सस्ती सिटीज़ जो हैं वो अहमदाबाद है गुजरात की जो है। ठीक है, उसके अलावा जो सस्ती जो है जहाँ पे खर्चा कम रहता है सिटीज़ में, दामाकस है, कैपिटल किसकी है, सीरिया की, ये टॉप पे रहा। फॉलोड बाय त्रिपोली लीबिया, ताशकंद उज्बेकिस्तान, ट्यूनीशिया, अल्मैटी कजाकिस्तान। ठीक है, तो ये सबसे चीपेस्ट सिटीज़ हैं, यानी कि यहाँ पे जो है चीज़ें या रहना जो है वो काफ़ी सस्ता है। ठीक है, इकोनॉमिस्ट जो इंटेलिजेंस यूनिट है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है ये एक रिसर्च एनालिसिस डिवीज़न करती है कि कहाँ पे चीज़ें सस्ती आपको देखने को मिलती है, कहाँ पे महंगी है, कौन सी सिटी सस्ती है, कौन सी सिटी महंगी है। ठीक है, तो ये एनालाइज करती है और रिसर्च करती है। इकोनॉमिस्ट ग्रुप जो है, ठीक है, तो ये सिस्टर कंपनी है किसकी, इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर की। ठीक है, तो ये साथ में मिलकर काम करती है। ओके, तो इकोनॉमिक्स जो EIU है ये ऑल्सो रिलीज़ करती है डेमोक्रेसी इंडेक्स, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेमोक्रेसी इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, EIU के द्वारा, यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। क्लियर, स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी वर्ल्ड वाइड ये देखती है इन 165 इंडिपेंडेंट जो स्टेट्स और 2 टेरिटरीज। इंडिया का रैंक जो रहा इसमें 53 पोजीशन पे रहा, स्पेशली किसमें, डेमोक्रेसी इंडेक्स में। तो ये आप लोगों ने रैंक याद रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है नागालैंड का भी स्टेटहुड डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, कब किया गया, 1 दिसंबर को किया गया। तो रिसेंटली ही नागालैंड जो है उन्होंने 59th स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया 1 दिसंबर को। नागालैंड की हम देख लेते हैं पहले लोकेशन कहाँ पे है, इस मैप में देखिएगा। ठीक है, नागालैंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, म्यांमार की बाउंड्री टच करती है इसको। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम की जो स्टेट बाउंड्री है वो टच करती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नागालैंड स्टेट के बारे में, हम कुछ जानकारी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। नागालैंड जो है इसको रीऑर्गेनाइज किया गया, यानी कि स्टेट को सेपरेट किया गया 1 दिसंबर 1963 में। ठीक है, तो इसकी जो कैपिटल डिक्लेयर की गई वो की गई कोहिमा, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट लाया गया 1962 का और एनेक्ट किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, और नागालैंड एक नई स्टेट निकल के आई। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नागालैंड का मैप है। क्लियर, असम यहाँ पे टच करता है, यहाँ पे मणिपुर और यहाँ पे म्यांमार की जो बाउंड्री और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, अगर जाने नागालैंड के इंडिपेंडेंस के बाद जब हमें 1947 में आज़ादी मिली, नागा जो टेरिटरी थी वो किसका पार्ट थी, असम का पार्ट थी। ठीक है, तो असम से इसको सेपरेट किया गया है। स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट मूवमेंट यहाँ पे चलाए गए पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। ठीक है, स्पेशली जो नागा ट्राइब्स है उनके द्वारा। 1957 को नागा हिल का जो रीजन था स्पेशली वो असम में था। ठीक है, क्योंकि 1963 में इसको दर्जा मिला। और त्वांगसेन जो ओरिएंटल डिवीज़न किया गया नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है, और ब्रॉट टुगेदर 1960 में रिसॉल्व किया गया कि नागालैंड जो है उसको एक अलग स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है, उसको यूनाइट करना चाहिए। ठीक है, नागालैंड को अचीव मिला, यानी कि स्टेटहुड का दर्जा मिला फिर 1963 में। क्लियर, फिर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ पे आई कब, 1964 में। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बावजूद अगर देखिए कि कुछ फेमस ट्राइब्स यहाँ पे पाई जाती है, कोनयाक यहाँ की लार्जेस्ट ट्राइब है नागालैंड की। उसके बाद आओस, टेंकुलस, सीमास, एंगामीज। ठीक है, तो ये ट्राइब्स पाई जाती है नागालैंड में। जो अदर ट्राइब्स है जैसे लोथास, संगताम्स, पोम्स, चांग्स, केहिम, हुंगामा। ठीक है, तो ये सारी जो ट्राइब्स है ये सारी आपको याद नहीं रखनी है। बेसिकली आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि कई बार आ जाता है मैचअप करने के लिए कि कौन सी ट्राइब कौन से स्टेट में पाई जाती है। ठीक है, तो एक बार आप लोगों को नज़र में से निकाल लेनी है ये चीज़। ठीक है, कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ है नागालैंड में, जैसे इंताकी नेशनल पार्क, सिंगापन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेई बाजदे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ है नागालैंड में, तो ये याद रखिएगा। क्लियर, तो यहाँ पे एक फेमस फेस्टिवल भी है जो सेलिब्रेट किया जाता है, कल ही हमने डिस्कस किया था, हॉर्नबिल फेस्टिवल, और ये बिगेस्ट कल्चरल फेस्टिवल है नागालैंड का। क्लियर,
तो ये ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। हेरिटेज विलेज किसामा में इसको क्या किया गया, ऑर्गेनाइज करवाया गया। 22nd एडिशन इसका हॉर्नबिल फेस्टिवल का देखने को मिला। सेलिब्रेट किया गया इसको 6 जो डिस्ट्रिक्ट थी नागालैंड की वहाँ पे। इंपॉर्टेंट बात, चीफ मिनिस्टर कौन है नागालैंड के, न्याफू रियो। गवर्नर कौन है नागालैंड के, जगदीश मुखी। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो मैप में भी आप देख लीजिए, मैप प्रैक्टिस जरूर करनी है साथ ही साथ। क्लियर। अब यहाँ पे बात की जा रही है पीएम मित्रा पार्क की। पीएम मित्रा ये क्या है, पहले इसकी फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। ठीक है, तो ये टेक्सटाइल से रिलेटेड यानी कपड़ा उद्योग से रिलेटेड यहाँ पे मेगा पार्क्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड साइट्स पे। ग्रीन फील्ड क्या है, यानी कि बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना है। ब्राउन फील्ड क्या है कि मतलब स्टार्ट तो हो चुका है, उसको फिर से अपडेट करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में डिफरेंस क्या है ये पता चला होगा। ठीक है, तो इसके लिए ये पार्क बनाने के लिए 4,445 करोड़ का जो कॉस्ट लगेगा। ठीक है, 7 ईयर्स में ये सारे पार्क जो हैं ये कंप्लीट किए जाएंगे 2027 तक। ठीक है, ये पार्क जो है ये डेवलप किए गए हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा। ठीक है, और ये ऑन किया जाएगा सेंट्रल एंड स्टेट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मिलके यहाँ पे काम करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर जो है यहाँ पे मिलके काम करेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप देखिए कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया कि 7 जो पीएम मित्रा पार्क बनाए जाएंगे। इसका आउटले, ठीक है, तो इसमें ओवर 5 यहाँ पे 5 नहीं 7 ईयर्स में कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, इंस्पायर किया जाएगा 5F विज़न पीएम मोदी जी का जो है फाइबर टू फैक्ट्री। ठीक है, यानी धागा जो है उसको फैक्ट्री तक ले जाके कपड़े में कैसे कन्वर्ट करना है। फैशन टू फोनर यानी कि ऐसी चीज़ें बनाना कि हम इसको क्या कर सकें, फॉरेन जो कंट्रीज़ है वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो डेवलप करना है डेवलप किसके द्वारा किया जाएगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा, जो किसके द्वारा ऑन की जाती है, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है यहाँ पे मिलके काम करेगी। ठीक है, तो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, मित्रा पार्क जो है कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में रहेगा जो इंक्यूबेशन जो रहेगा सेंटर एंड जो स्टेट यहाँ पे मिलके काम करेगी। स्पेशली जो रोड, पावर, वेस्ट वाटर एंड वेस्ट वाटर जो सिस्टम है एक्सेट्रा, यहाँ पे सारी चीज़ें देखी जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है कि इससे क्या होगा, जो रिड्यूस होगी लॉजिस्टिक कॉस्ट यहाँ पे रिड्यूस होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ पे काफ़ी हद तक देखने को मिलेगा और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इसको भी अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, यानी कि फॉरेन से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा। अदर जो इनिशिएटिव लिए गए हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इन सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है फॉर मैन मेड फाइबर सेगमेंट। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स क्या होती है, अगर कोई कंपनी जो है वो अच्छा ग्रो अप कर रही है तो गवर्नमेंट के द्वारा उनको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है, इंसेंटिव दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फैब्रिक में भी ये सारी चीज़ें जो हैं 10 प्रोडक्ट स्पेशली टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए यहाँ पे अप्रूव किए गए हैं। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन जो है ऑलरेडी लॉन्च किया गया था प्रमोट करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इस सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर में। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा अगर देखें इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर क्या है, तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है इंडियन इकोनॉमी की। अगर बात करें तो स्टोर हाउस यहाँ पे देखने को मिलते हैं और ट्रेडिशनल स्किल जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आती है। हेरिटेज और कल्चर की जो चीज़ें हैं वो परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है, तो 2.3% जो है कंट्रीब्यूट किया जाता है इंडिया की जीडीपी में। 7% जो इंडस्ट्रियल आउटपुट निकल के आता है। 12% एक्सपोर्ट होता है, स्पेशली अर्न किया जाता है हमारी कंट्री के द्वारा। एम्प्लॉयज़ जो है मोर देन 21% यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है टेक्सटाइल सेक्टर में। इंडिया जो है 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टेक्निकल टेक्सटाइल का, विथ 6% ग्लोबल शेयर ये करता है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन एंड जूट का। ठीक है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इंडिया ऑल्सो 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, सिल्क का। अगर वर्ल्ड की बात करें तो 95% जो है वर्ल्ड्स हैंड वूवन फैब्रिक कहाँ से निकल के आता है, हमारे इंडिया से ही निकल के आता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा अगर देखें इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा मेजर इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, टेक्सटाइल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। सबसे पहला है अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम है, स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क है, समर्थ स्कीम, नॉर्थ ईस्ट रीजन टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम, पावर टेक्स इंडिया, सिल्क समग्र स्कीम, जूट आई केयर। ठीक है, तो ये मेजर इनिशिएटिव्स हैं जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी।
नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली जो है नंबर 1 रही है ग्लोबली सीसीटीवी कवरेज यहाँ पे की गई है सीएम जो है केजरीवाल जी के द्वारा, ठीक है। तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो सेटअप किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिंगर जो है सिद्धू मूसेवाला, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है कांग्रेस में, तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी जो है वो ज्वाइन कर ली है, ठीक है। तो अभी इलेक्शंस जो हैं वो पंजाब में देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो हैं ये आपके सामने हैं, ठीक है। तो न्यूज़ जो है उसमें सारी ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है कॉरिडोर ऑफ डेथ। अब इसके बारे में हम देखते हैं, पहले भी डिस्कस किया था। अभी एलिफेंट्स की जो अभी डेथ देखने को मिली है, टोटल जो एलिफेंट की डेथ हुई है 1160 जो है टोटल एलिफेंट्स की डेथ हुई। कारण क्या रहा? इलेक्ट्रिक शॉर्ट की वजह से, ट्रेन के आगे आने से उनकी जान चली गई, पोचिंग यानी कि शिकार की वजह से, जो जहर दिया गया एलिफेंट्स को उसकी वजह से, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये काफ़ी ज़्यादा हद तक अभी बढ़ रहा है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो इसके रिलेटेड हम लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि एनिमल्स जो हैं, ठीक है, वो कुछ कहते नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हार्म करते जाएं हम लोग, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं, ठीक है। एलिफेंट आर विक्टिम्स ऑफ ट्रेन कॉलिजन एंड इलेक्ट्रिक फेंसेस इन राइजिंग मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कई बार एलिफेंट्स जो हैं वो उनको पता नहीं चलता कि कौन सी जगह सही है, कहाँ पे हमने जाना है, ठीक है। ये हम लोगों की ही ड्यूटी है कि हम लोग इनके लिए ऐसी अरेंजमेंट करें ताकि इनकी जो डेथ देखने को ना मिले, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैक के आगे चले जाते हैं तो ट्रेन के सामने आके इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ट्रेन ट्रैक जो है ये क्रॉस कर रहे हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे प्रॉपर एक कॉरिडोर बनाना चाहिए इनके लिए स्पेशली, ताकि ये ट्रैक के ऊपर, रेलवे ट्रैक के ऊपर ना चढ़ें, ठीक है। ताकि ये आराम से कॉरिडोर से क्या करें, ये अपना जो वे है, अपना पाथ है वो कवर कर पाएँ, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे एलिफेंट जो है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि पिछले 10 सालों से 1160 एलिफेंट्स की डेथ हुई है, ठीक है, एंडिंग दिसंबर 2020। 741 डेथ जो हुई इलेक्ट्रिक शॉर्ट की वजह से हुई, रेलवे एक्सीडेंट की वजह से 186 केसेस देखने को मिले, शिकार की वजह से 169, पॉइजनिंग की वजह से 64, ठीक है। असम में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट की डेथ हुई रेलवे ट्रैक के सामने आने से, ठीक है, रेलगाड़ी के सामने आने से। उसके बाद वेस्ट बंगाल, फिर ओडिशा। परमानेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी भी सेटअप की गई हमारी मिनिस्ट्री जो है, रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, ताकि हम प्रिवेंट कर सके एलिफेंट की जो डेथ हो रही है, स्पेशली जो ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और क्लियरिंग वेजिटेशन करे, स्पेशली जो रेलवे ट्रैक है यहाँ पे जो घास वगैरह हो जाती है ना, ठीक है, तो इस पे भी हम इस पे जो घास वगैरह रहती है उसको भी क्लियर करें। क्लियर? तो यहाँ पे अनेबल क्लियर व्यूइंग ऑफ लोको पायलट, ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो है वो टाइम टू टाइम होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोला गया। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है इनके द्वारा रिलीज़ किया गया 212.49 करोड़ का जो पैकेज था, स्पेशली एलिफेंट जहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं जिस स्टेट्स में, अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंडर, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। एलिफेंट जो है उसको डिक्लेयर किया गया हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन है हमारी कंट्री में? एलिफेंट है। डिक्लेयर कब किया गया? 2010 में किया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में हम पढ़ लेते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में रिलीज़ किया गया, यानी कि लॉन्च किया गया, ताकि हम फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवा सके, फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट, स्पेशली जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एफर्ट्स लगाए जाएँ स्टेट्स के द्वारा। फ्री रैंकिंग पॉपुलेशन जो है वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स की, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है, यानी कि सेंटर और स्टेट यहाँ पे दोनों मिलके काम करेंगे। एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम होती है जो ओनली सेंटर ही जितना भी है वो पैसा लगाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि हमने प्रोटेक्ट कैसे करना है जो एलिफेंट्स हैं, ठीक है, उनके कॉरिडोर्स हैं, उनका रहने का पूरा साधन बनाना है। एड्रेस करने जो इशू है, स्पेशली मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो देखने को मिलता है, ये इशू सबसे बड़ा है, इसको कैसे टैकल करके चलना है, वेलफेयर कैसे लेके आना है स्पेशली एलिफेंट्स के लिए। प्रोजेक्ट जो है ये इम्प्लीमेंट किया गया 16 स्टेट्स में, जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, कर्नाटका, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ओके। एलिफेंट सेंसस जो है एवरी 5 ईयर्स
के बाद कंडक्ट करवाया जाता है प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत। लास्ट जो एलिफेंट सेंसस जो कंडक्ट करवाया गया था 2017 में कंडक्ट करवाया गया, जो आने वाला अभी कब आएगा 2022 में इसका नेक्स्ट सेंसस आएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एलिफेंट सेंसस 2027 की बात करें तो इंडियन एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन कितनी है, 27,312 है। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एलिफेंट पाए जाते हैं। कल मैंने आई थिंक थोड़ा गलत बोल दिया था, केरला बोल दिया था, बट है कर्नाटका, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स पाए जाते हैं, उसके बाद असम, फिर केरला, ठीक है। अराउंड 32 एलिफेंट रिजर्व्स है हमारे इंडिया में। पहली एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे बनाएगी, झारखंड में बनाएगी, वो कौन सी है, सिंगम्बम एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें एशियन एलिफेंट्स की तो IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर की कैटेगरी में है, सिटीज़ की अपेंडिक्स फर्स्ट में है। इंडियाज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करें तो शेड्यूल फर्स्ट में इसको रखा गया है। इसके लिए ग्लोबल इनिशिएटिव भी लिया गया, मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, यानी कि माइक प्रोग्राम जो है ये एलिफेंट की जो जान जाती है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये इंटरनेशनल लेवल पे ये इनिशिएटिव चलाया गया, लॉन्च किया गया 2003 में, ठीक है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन यानी कि इन्फॉर्मेशन रहेगी इलीगल जो किलिंग होती है स्पेशली एलिफेंट्स की अक्रॉस अफ्रीका और एशिया में, और मोनिटर किया जाएगा फील्ड लेवल पे कि कैसे हम इसको कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें इसका सोल्यूशन की अगर बात करें, तो हमने प्रॉब्लम्स देख ली ना, जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट की वजह से जो एलिफेंट्स की जान जा रही है और ट्रैक जो है, ठीक है, रेलवे ट्रैक में जो आने से उनकी जान जा रही है एलिफेंट्स की, तो हम इलेक्ट्रिक जो तारे हैं उसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे, सोलर पैनल जो हैं वो सेटअप कर सकते हैं, और जो ट्रैक्स हैं, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स है उस पर हम कॉरिडोर बना सकते हैं ताकि जो एलिफेंट हैं वो आसानी से अपने जो पाथवे है उसको कवर अप कर सके, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये था आज का सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी ज़रूर कर दीजिए। PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।